विविध भारती में हम विविध भारती से बोल रहे हैं नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में कल हमने आपको सुनवाया था नाटक धुंध का पहला भाग। मूल डोगरी लेखक मदन मोहन शर्मा, हिंदी अनुवादक विष्णु भारद्वाज और निर्देशक सुदर्शन कुमार। आज सुनिए इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। मैं कहाँ हूँ? राजा, घबराओ नहीं। देखो, मैं गीछा, तुम यहाँ मेरे पास हो। गीछा, गीछा देख, तूने उसे बचा लिया। पूरे 4 घंटे बाद होश आया है। मैं तो दरिया में गिर गई थी। गिरी नहीं, थक्का देकर गिराई गई थी। ओ भगवान, ये सब जान गए हैं कि राजा को ट्रॉली से मैंने ही धक्का दिया था। ये तो बच गए, किंतु इसके बचने से मेरी मौत हो गई। गीछा, मुझे माफ कर दो गीछा, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ गीछा, मुझे माफ कर दो गीछा। पुलिस को खबर मत करना गीछा, मुझे माफ कर दो। दूर हट। गीछा, मुझे माफ कर दो। इतनी नीच, इतनी जालिम हो सकती है, मैंने कभी सोचा भी ना था। तेरे जैसी धोखेबाज से मैं बात भी नहीं करना चाहता। गीछा, गीछा। चलो चलो मीमा, उठो मीमा, सब जा चुके हैं। जो हुआ उसे भूल जा। देखो, अगर गीछा ने दुत्कार दिया है तो राजा ने तुझे माफ तो कर दिया। पोंछ ले अपने आंसू, पोंछ ले। आ, चल मेरे साथ। आ। मेरा और राजा का ब्याह एक ही दिन हुआ। वो गीछा की माँ की मर्जी के खिलाफ गीछा से ब्याह कर उसके घर की मालकिन बनी और मैं इस घर में आ गई। इस सारे खेल में सिर्फ मैं ही हारी थी और इस हार की चोट दीमक की तरह मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। 2 बरस बाद जब मेरा दीपू जन्मा तो गीछा की माँ मुझे दूध और मिठाई देने आई। मीमा, ओ मीमा। चाची, आओ चाची। जीती रहो बेटी, इधर बैठो। भगवान लाख बरस उम्र करे तेरे बेटे की मीमा। अरे अरे, ये तो बहुत ही सुंदर चांद का टुकड़ा है। अरे, इसे काला टीका लगा ना। क्या कहूँ अपने नसीब को, तुझे आना था मेरे घर की बहू बनकर और आ गई वो। पता नहीं गीछा ने उसमें क्या ऐसा देखा। सच कहती हूँ मीमा, इस जन्म में पोते का मुंह देखना मेरे नसीब में नहीं है। अभी क्या हुआ है चाची? 2 बरस ही तो बीते हैं ब्याह हुए। हाँ, 2 बरस बीत गए हैं और इन 2 बरसों में मैं सब जान गई हूँ। क्या जान गई है चाची? यही कि गीछा के भाग्य में औलाद नहीं है। सच कह रही हो? अरे भला मैं तेरे साथ क्यों झूठ बोलने लगी? पड़ोस की करतारी के साथ जाकर मैंने कई जगह पंडितों को टेवा दिखाया, कई टोने टोटके भी करवाए, 7 बावलियों का पानी भी पिलाया, कई साधु महात्माओं से भभूत पिलाकर खिलाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अरे लो लो लो, मुन्ना भी जाग गया है। आजा आजा मेरे राजा, आजा। अरे
मुझ गरीबनी की भी उम्र तुझे लग जाए। ओहो, तरस गए मेरे कान अपने आंगन में ऐसी आवाज सुनने को। बेटी, ले ले अपनी गोद में आजा। अच्छा, अब चलूं? अरे सांझ खिलने लगी है। अभी से चाची? हाँ, पशुओं को घास चारा भी डालना है ना अभी। अच्छा, आना कभी चाची? है तो तुझे दूसरा ब्याह करना ही पड़ेगा कीछा। क्यों तू इस तरह चुप्पी साधे रहता है? क्यों गीली लकड़ी की तरह हरदम सुलगता रहता है? अगर वो सौत के साथ रहना नहीं चाहती तो ठक्के देकर बाहर निकाल दे। इसके इलाज पर तूने हजारों रुपए बर्बाद कर दिए हैं। अब छोड़ना इसका पीछा। नहीं अम्मा, नहीं। पर क्यों? ना तो तेरी उम्र निकली है और ना ही लड़कियों की कमी है। अरे फिर दूसरा ब्याह क्यों नहीं कर लेता? नहीं, मुझे नहीं करना दूसरा ब्याह। मैं पूछती हूँ क्यों? क्यों नहीं करना चाहता? अरे अरे कहाँ चला? अरे मेरी बात का जवाब देकर जा। तुम्हारी बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मुझे जाने दो। जा, अरे जा न पूते। मेरी राजा, मुझे किंतु पोता नहीं हो सकता था। भला बिना बीज के भी कहीं फसल हुई है। बिना बीज के फसल? मैं उन्हें बहुत समझाती थी। कहती थी बहुत लोगों के यहाँ बच्चे पैदा होकर मर जाते। मनुष्य चाहे लाख यत्न कर ले, पर कर्मों पर किसी का बस नहीं चलता। अच्छा? हाँ, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मनुष्य के हाथ में नहीं होती। इसीलिए सिर झुकाकर जीवन बिताना पड़ता है। और तुम्हारा बेटा तो हार कर भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो तो बेमतलब की सोचों की धुन में गुम होता जा रहा था। नहीं राजा, नहीं। मैं हार जरूर गया हूं, लेकिन हार मान लेना मेरा स्वभाव नहीं है। मेरे दिलो दिमाग पर एक अजीब सी धुंध छाई रहती है। मैं बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन वो धुंध छटती नहीं, बल्कि और अधिक गहरी होती जाती है। आखिर क्या मकसद है जीने का? सिर्फ रोटी कमाना, खाना और फिर एक दिन हमेशा के लिए उस धुंध में गुम हो जाना जिसे मौत कहते हैं? नहीं, मैं अपने इस निकम्मे और व्यर्थ जीवन का सार ढूंढना चाहता हूं, और वो सार मैं एक दिन ढूंढ कर ही छोड़ूंगा। हां राजा, मैं वो सार ढूंढ कर ही छोड़ूंगा। आओ मीमा। बहुत दुख हुआ राजा, चाची भी चल बसी। जब तक जिंदा थी तुम्हें सहारा तो था उनका, किंतु अब तू अकेली किस तरह काटेगी अपना जीवन? क्या करूं मीमा, जीवन भी कभी किसी को मनमर्जी का प्राप्त हुआ है। बहन, मैंने तो एक ही बात सोची है, जैसे दिन आएंगे, जैसा भी जीवन मिलेगा, बिताऊंगी पूरी शक्ति से, बिना किसी तरह की धुंध में गुम हुए। वो इधर आ रही थी तो करतारी के घर में रमालो बैठा दिखाई दिया, वही जिसके साथ कभी तेरे ब्याह की बात चली थी। हाँ, मुझे पता है मीमा, मैं सब समझती हूँ। अच्छा, फिर चलती हूँ, तू भी आना कभी। हाँ हाँ, आऊंगी। अच्छा।
नहीं खुलेगा दरवाजा रमालो। चले जाओ तुम। क्यों रोज रात को मेरी नींद खराब करने आ जाते हो तुम? हे भगवान, मैं क्या करूं मैं? ये वही सीटी है, वही सीटी जिसे सुनते ही मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाया करती थी। ना बजाओ ये सीटी रमालो, ना बजाओ सीटी। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। ना रमालो, ना रमालो, नहीं। रमालो। कितना कुछ बीत गया इन 7 बरसों में। गीछा बाबा, गीछा महात्मा, गीछा योगी, गीछा संत, गीछा गोसाई। अरे क्या हो गया तुम्हें? हर पल गीछा का ही गुणगान करते रहते हो। तू नहीं जानती मीमा, तू नहीं जानती। गीछा महान संत और योगी है। आज गांव नगर निकलिया है उसने। सुनो, राजा के बारे में उसने कभी कुछ नहीं पूछा? राजा ने गीछा को पत्र लिखा है। सच? लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ? एक दिन जब मैं गीछा महात्मा की संगति में बैठा हुआ था, तो उनका एक चेला एक पत्र लेकर आया। ये क्या है नाथ जी? पत्र है आपके नाम। मेरे नाम? खोलो, पढ़ो। किसका है? किसी राजा नाम की स्त्री ने लिखा है। राजा बाबी की चिट्ठी? कहां से आई है ये चिट्ठी नाथ जी? अता पता तो कुछ नहीं लिखा है। कहें तो पढ़ूं? हाँ, पढ़ो। मेरे मनमीत। आना तो मुझे खुद था, किंतु आ न सकी। पहली बात तो ये कि मुझे कई रोग आ लगे हैं। दूसरे, सोचती हूं कि नाहक हम एक दूसरे से मिलकर शर्मसार होते रहेंगे, इसलिए पत्र लिख रही हूं। तुम्हारी चर्चा इस शहर तक भी आ पहुंची है। लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं कि तुमने बहुत सी शक्तियों को इकट्ठा कर लिया है। वो तो तुम्हें एक बहुत बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा समझते हैं। चलो, भगवान तुम्हें और अधिक शक्ति दे। रमालो के साथ अपने पहाड़ों से निकलकर मुझे भी कई तरह का जीवन भोगना पड़ा। जीवन क्या, वो तो एक धुन थी जिसमें मैं गुम होकर रह गई। इस धुन भरे जीवन में मैंने क्या कुछ देखा, क्या कुछ किया, वो सब यहां लिखने से कोई लाभ नहीं। फिर भी मेरे स्वामी, मुझे कोई पछतावा नहीं, प्रायश्चित की कोई भावना नहीं, क्योंकि मेरे लिए पाप पुण्य, धर्म अधर्म, नर्क स्वर्ग सभी शब्द बेमतलब से रह गए हैं।
न तो आत्मशुद्धि की आवश्यकता है, न ही गूढ़ ज्ञान की। जैसा जीवन मिला वैसा भोग लिया, पूरी जिम्मेदारी के साथ। दुख आए झेले, सुखों का भी पूर्ण आनंद लिया। और अब बिना किसी अफसोस के उस आखिरी धुन में खो जाने के लिए तैयार बैठी हूं, जिसे मौत कहते हैं। पता नहीं तुम्हें अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं, किंतु जो थोड़ा बहुत मैं अनपढ़ और गंवार समझ सकी हूं, वो तो बस इतना है कि मौत से पहले भी धुंध है और मौत के बाद भी घटाटोप धुंध। हम लोग खुद अपने भले बुरे कर्मों से इस उजले जीवन में कई बार अपने इर्द गिर्द ऐसी धुंध बिखेर लेते हैं जिसमें गुम होकर फिजूल इधर उधर भटकते तमाम आयु वीरान ही गुजार देते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन जीने का बस एक ही ढंग है, और वो ये कि जो कुछ भी करो पूरी जिम्मेदारी से करो। मेरे हाथ तो सिर्फ यही तथ्य, यही सार लगा है। हंसना नहीं कि तुम्हारे जैसे ज्ञानी ध्यानी को मैं दृष्टांत दे रही हूं। वैसे एक तरह से मेरा हक भी तो बनता है ये सब कहने का, क्योंकि तुम इस जीवन के खेल से बड़े भारी दंगल से भाग गए थे, किंतु मैं नहीं भागी थी। खैर, अब असली बात सुनो। मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। बचने की उम्मीद बहुत कम है। अगर कर सको तो मेरे मन की एक छोटी सी इच्छा पूरी कर देना। जब तुम दोबारा यज्ञ करो तो एक मुट्ठी अनाज के दाने उस यज्ञ में मेरी ओर से भी डाल देना, परंतु वो दाने उस खेत के हों जहां कभी हम दोनों साथ साथ फसल बोते थे, खुदाई करते थे और अपनी फसल को देख देख कर खुश होते थे। हाँ मेरे मनमीत, एक मुट्ठी दाने उसी खेत के हों, और मेरा कर्ज उतारने के लिए वो खेत तुम अपने हाथों तैयार करोगे। वचन दो तुम ये सब मेरे लिए करोगे, मेरी ये कामना पूरी करोगे। जरा सी मेहनत से भागोगे नहीं। बस अब मुझे और कुछ नहीं कहना है। तुम्हारे दुखों की साथी राजा। चिट्ठी समाप्त हुई तो कोई कुछ नहीं बोला मीमा। गीचा महात्मा के मुख पर अजीब से भाव थे, जैसे एक धुंध, पल पल घनी होती धुंध उसके मुख पर, उसकी आंखों में। फिर वे उठ खड़े हुए और अपनी ठाकुर द्वारे वाली कुटिया के अंदर चले गए। राजा ने ऐसी चिट्ठी लिखकर कीछा बाबा को सोच में डाल दिया। क्या वो फसल तैयार करेगा? कौन जाने।
मीमा, मीमा। अरे क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे खुशी की ही तो बात है मीमा। गीछा महात्मा अपने खेत में काम कर रहा है। सच? अरे मैं भी तुम्हें यही बताने वाली थी। सब लोग यही कह रहे हैं कि बरसों से वीरान पड़े खेतों में गीछा बाबा ने खुदाई करके बीज बोया है। बरसात की पहली बरखा के बाद ही वो खेतों में काम भी करने पहुंच गया। अरे भली मानस, मैं तो खुद देख कर आ रहा हूँ। अब तो विश्वास कर। उसके खेतों में अनाज की बालियां फूट आई हैं। सच? हाँ। फिर तो राजा का सपना पूरा हो जाएगा ना? जरूर पूरा हो जाएगा। वीर सिंह जी वो आपको बुला रहे हैं। कौन? बाबा जी। बाबा जी कहाँ है वो? वो वहाँ गिर पड़े हैं। वो गिर पड़े? पर कहाँ? अपने खेतों में। जल्दी चलिए। लेकिन मैं तो अभी वहां से आया हूँ। काम करते हुए खेत में ही गिर पड़े हैं। ओह, अच्छा ठीक है, चलो चलो आओ। चलो। वीर सिंह जी आ गए हैं। ये क्या हुआ? समय आ पहुंचा है वीर सिंह। नहीं गीछा। परंतु अभी फसल पकने में बहुत देर है। राजा के एक मुट्ठी दाने, उसका वो कर्जा, वो मैं बिना उतारे ही जा रहा हूँ। नहीं गीछा, नहीं। फसल होगी, दाने निकलेंगे और तुम्हारा कर्जा भी उतरेगा गीछा। नहीं, चारों तरफ धुंध ही धुंध, और इस धुंध में टटोलता कुछ ढूंढता मानव। गीछा, राजा, तुमने इस धुंध में से सही राह तलाश कर ली है। एक मुट्ठी दानों का तुम्हारा कर्ज उतर जाएगा राजा। हाँ। किंतु मेरा नहीं, या शायद फिर शायद हम दोनों का गीछा, दोनों का ना उतर सके। गीछा, गीछा, मेरे साथी, मेरे महात्मा, तुम फिर खो गए हो तुम गीछा। एक ऐसी धुंध में जो कभी नहीं छटेगी, कभी भी नहीं। धुंध इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। मूल डोगरी लेखक मदन मोहन शर्मा, हिंदी अनुवादक विष्णु भारद्वाज और निर्देशक सुदर्शन कुमार। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है। विविध भारती पर धूम मचा रहा है। हेलो